वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कूलम लॉ। कूलम लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है कि पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था। ये जितना भी चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, ये रेस्ट चार्जेस के बारे में, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में ये चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे। जो भी लॉ होगा वो रेस्ट चार्जेस के बारे में होगा। अच्छा, हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उसने हमें बताया कि जब भी किसी चीज को किसी चीज पर रब करते हैं, जैसे मैंने आपको मार्कर के बारे में बताया पिछले टॉपिक में, मार्कर कोई भी प्लास्टिक की चीज रब करते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, वो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, हमें नहीं पता था कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव कौन सा चार्ज है, तो उनके जो नाम रखे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन चार्जेस के, जिस साइंटिस्ट ने उन चार्जेस के नाम रखे कि क्या चीज है, कौन से चार्जेस हैं, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस साइंसदान ने चार्जेस के बाकायदा नाम रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसे जो फ्रांस के मिलिट्री इंजीनियर है, बेसिकली ये मिलिट्री इंजीनियर है, और उसने 1784 में इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगती है वो फोर्स कितनी है, वो कितनी फोर्स है, ये मालूम करने के लिए एक कूलम लॉ जो है वो पेश किया। ठीक है। अच्छा, ये कूलम लॉ जो है, बेसिकली कूलम लॉ पेश करने का मकसद जो है बेसिकली ये ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। असल में कूलम ने मुतासिर होकर इसकी बेस पर, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की बेस पर ये लॉ पेश किया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है क्या। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो है बेसिकली वो ये देखिए, Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलिए समझते हैं। न्यूटन कहता है जब के दो बॉडीज जो होती हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। फॉर एग्जांपल मैं ये दो बॉडीज लेता हूं, m1 और m2, इनके दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कौन सी फोर्स? इनके दरमियान जो मैस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी जिस्म के मैस की वजह से फोर्स लगती है। जैसे जमीन की ग्रेविटी है, तो जमीन की ग्रेविटी बेसिकली जमीन के मैस की वजह से कशिश होती है। किसी भी जिस्म की ग्रेविटी बेसिकली उस जिस्म के मैस की वजह से जो फोर्स होती है उसे ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ भी यही है कि दो बॉडीज की जो मैस होते उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन मैसेज की, और उनके दरमियान जो फासला होगा उसके इनवर्सली होगी। ये डायरेक्टली और इनवर्सली का क्या सीन है? डायरेक्टली का ये सीन है कि मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, मैसेज कम होंगे तो फोर्स कम होगी। दूसरा, इनवर्सली F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये R क्या है? R बेसिकली इन दो बॉडी, जो कोई भी दो बॉडी होती हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो वो R अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, R कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। जैसे ये जमीन है और जमीन से ये बोर्ड मार्कर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली R है। अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो कशिश कम होती जाएगी, ठीक है नी, और अगर कम करते जाएंगे तो कशिश ज्यादा होती जाएगी। बेसिकली ये है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। इसको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं। न्यूटन कहते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये r जो है बेसिकली उन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है। अच्छा जी, फिर न्यूटन कहता है कि Fg प्रोपोर्शनल है m1 m2/r²। इस साइन को खत्म करने से हमारे पास बराबर और एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट जो है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। दूसरा ये बात ध्यान नशीं कर लें कि जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है बेसिकली ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि दरमियान में क्या चीज हायर हो गई है। ये याद रखिएगा कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ
मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये बात बोल, इसी की बिहाफ पे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को देखते हुए कूलम ने अपना लॉ पेश किया। जिस तरह इधर Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, न्यूटन Fe का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूटन की जो कूलम की फोर्स है, सॉरी न्यूटन की कूलम की जो फोर्स है वो Fe है और न्यूटन की जो फोर्स है वो Fg है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कूलम लॉ है। Fe का मकसद है कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो होगी उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी और चार्जेस कम होंगे तो फोर्स कम होगी। अच्छा, दूसरा है कि Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 over r स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी डेफिनेशन से क्लियर करता हूं कि कूलम लॉ बेसिकली है। कूलम लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। इस नुक्ते को समझिए, अट्रैक्शन क्या है और रिपल्जन। बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव दो एक जैसे चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, फिर भी रिपेल करेंगे। अगर दो चार्जेस, ये देखिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये तीर के निशान बता रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स हमने मालूम करनी है बाय कूलम लॉ। बात की समझ आई? चलो, तो बेसिकली ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्जेस बढ़ते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी, चार्जेस कम होते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी। दूसरा है कि इनके दरमियान जो फासला है, अगर वो फासला जिसे हम r कहते हैं, ये डिस्टेंस जो है चार्जेस के दरमियान, अगर चार्ज फासला बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी और अगर फासला कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, इसकी समझ आ गई? बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये लफ्ज पॉइंट क्यों है? पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, जिनकी जो हैयत होती है, वो उनकी दरमियान जो फासला होता है उस फासले से बहुत ही छोटी हो। अब देख लेना, ये चार्ज इतना सारा है, फर्ज कर लें इनके दरमियान फासला है वो इनकी अपने जिसामत से बहुत ज्यादा फासला है, ठीक है। इसलिए जितना तो इनके दरमियान जो फासला है वो इनकी जिसामत से बहुत बड़ा है, इसी वजह से इन्हें पॉइंट चार्जेस कहते हैं। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनकी जिसामत से उनके दरमियान का जो फासला है वो बहुत ज्यादा हो, उसे कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो वो कहता है जी the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges, ये, और inversely proportional to the square of the distance between them, ये square of the distance between them, same as it is कैसे है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। उसके बाद इस लॉ को कंबाइन कर लेते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 over r स्क्वायर, कंबाइन किया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहां पर आएगा बराबर और ये आएगा K कांस्टेंट। ये K कांस्टेंट जो है इसे कहते होते हैं कूलम कांस्टेंट। याद रखिएगा, इसका जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है -11 में, बहुत ही मिनिमम वैल्यू है। जबकि ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁻⁹, ये बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल से बहुत ज्यादा होती है, उसके मुकाबले में जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कुछ भी नहीं है। यही वजह है ये जो कांस्टेंट K है ये हमें बता रहा है कि ग्रेविटी की फोर्स से कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशन। समझ आ गई?
दूसरा है Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब ये जो k है ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मैं इसका के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टू द पॉइंट हमने बात की इसी वजह से कि आपको एक लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में बहुत कुछ क्लियर हो। दूसरा, ये जो k है कांस्टेंट k, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ये डिपेंड करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप कौन से ले रहे हैं, किस चीज की सिस्टम ऑफ यूनिट, फोर्स का सिस्टम ऑफ यूनिट, इन चार्जेस की सिस्टम ऑफ यूनिट, इस डिस्टेंस की सिस्टम ऑफ। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, मैंने फर्स्ट ईयर के टॉपिक नंबर 1 में बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं वो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एसआई सिस्टम। तो ये यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है, ये जो कांस्टेंट k है कूलम कांस्टेंट। दूसरा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, कि उन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। अगर फ्री स्पेस है तो उसकी वैल्यू ये है फ्री स्पेस की 8.85 10 raised to power 112, ये बहुत ही मिनिमम होती है। याद रखिएगा जितनी ये मिनिमम होगी उतना के ज्यादा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज जो है वो समझाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर था उसको मैंने उसकी फिजिक्स आपको बताई है कि कूलम लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली दोबारा सुन लें, कूलम लॉ जो है ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी लगती है ये हमें कूलम बताता है। इसने 1784 में ये लॉ पेश किया था और ये लॉ रेस्ट चार्जेस के बारे में है, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में है, ये भी आपने। तो हमने दो साइंटिस्ट के बारे में सेकेंड ईयर की फिजिक्स के टॉपिक, दो टॉपिकों में दो साइंटिस्ट पढ़े। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन रेस्ट चार्जेस के नाम रखे पॉजिटिव नेगेटिव, और उनके नामों के बाद जो उनके दरमियान फोर्स लगती है वो हमें कूलम ने बताया। तो ये बेसिकली टॉपिक जो है कूलम लॉ के बारे में जो इसकी फिजिक्स है वो मैंने आपको सारी बता दी है। उम्मीद है आपको इस फिजिक्स की और इस मैथमेटिक्स की क्लियर समझ आई होगी, ठीक।